पहला हिस्सा है पंक्ति क्रम या लीनियर अरेंजमेंट का, और दूसरा हिस्सा है लॉजिकल अरेंजमेंट का। ये दो तरह के हिस्से हैं, है ना। हमने पहला हिस्सा पढ़ लिया, कल जो पांचों टाइप्स पढ़ रहे थे वो पहले हिस्से के थे। अब दूसरा हिस्सा आज पहले पढ़ लें, फिर आपकी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। दूसरा हिस्सा लॉजिकल अरेंजमेंट। तार्किक क्रम। यह हिस्सा बहुत ही छोटा हिस्सा है उससे, तो क्योंकि उस वाले में तो आपको 5 तरह के क्वेश्चंस थे, फॉर्मूले थे। यहां पर कोई फॉर्मूला नहीं है। यहां तो क्या होगा, कुछ चीजें, कुछ वस्तुएं या कुछ लोग होंगे और होगी उनकी कोई विशेषता। इन लोगों को या इन वस्तुओं को उनकी किसी विशेषता के आधार पर क्रमानुसार जमाना होता है। मैं इंग्लिश में बोलता हूं, यू विल बी गिवन सम थिंग्स और सम पीपल एंड यू विल बी गिवन सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देम, and you have to arrange these people or things in a logical order of characteristics, either increasing order or decreasing order। या तो आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में, या घटते क्रम में जमाना होगा। वो भी आप डिसाइड करोगे बढ़ता घटता क्रम कौन सा है, जो मर्जी जमा दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो ऐसे पूछेगा, ऐसे बोलेगा 5 फ्रेंड्स हैं, पांचों ने एग्जाम दिया, ए बी सी डी ई 5 फ्रेंड्स हैं, ए के बी से ज्यादा नंबर आए, सी के डी से कम आए, ई के सबसे कम आए। तो अब बताओ सबसे ज्यादा किसके आए। इस तरह से मिक्स लैंग्वेज होगी। तो एक लाइन लिख लो आप नोट्स में, मैं हिंदी में बोलूंगा, इंग्लिश में लिखूंगा। लिखिए, कुछ लोगों अथवा वस्तुओं को उनकी किसी विशेषता के आधार पर, कुछ लोगों अथवा वस्तुओं को उनकी किसी विशेषता के आधार पर तर्कपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना होता है। कुछ लोगों अथवा वस्तुओं को उनकी किसी विशेषता के आधार पर तर्कपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना होता है। यह तार्किक क्रम, एक लाइन और लिखा रहा हूं, यह तार्किक क्रम आरोही अथवा अवरोही हो सकता है। यह तार्किक क्रम आरोही अथवा अवरोही हो सकता है।
अब ये तो बात हो गई कि क्या करना है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, अब एक क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए 5 मित्र A B C D E ने एक परीक्षा दी। A B से अधिक अंक लाया। A B से अधिक अंक लाया, किंतु परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ नहीं लाया। सी के डी से अधिक आए, सी के डी से अधिक अंक आए, जो सबसे कम अंक नहीं लाया। परीक्षा को टॉप किसने किया, या परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ किसके आए? दोस्तों, एक पायदान नुमा सीढ़ी बनाते और इस सीढ़ी पर लोगों को खड़ा करते हैं। क्या बात है, आंसर आने चालू हो गए हैं। इस पायदान नुमा सीढ़ी में लोगों को इस तरह से बिठाएंगे कि लंबा ऊपर नाटा नीचे, मोटा ऊपर पतला नीचे, जो ज्यादा खाता है जैसे लोकेश वो ऊपर और जो कम खाता है वो नीचे, जो ज्यादा अंक लाया वो ऊपर, जो कम लाए वो नीचे, है ना। तो ए ब्रॉट मोर मार्क्स देन बी, ए के बी से ज्यादा आए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने सबने सही जवाब दिया। मैं फिर भी एक बार समझा दूं पूरा। ए के बी से ज्यादा आए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नहीं आए, टॉप नहीं किया उसने। तो एक काम करते हैं, ए ऊपर रहेगा, बी नीचे रहेगा, ठीक है। सी के डी से ज्यादा आए हैं, लेकिन ये देखिए अब क्या लिखा है, जो किसके लिए होता है, डी के लिए। जो सबसे कम नहीं लाया, तो इसका मतलब सी के डी से तो ज्यादा है और डी सबसे कम है नहीं। अच्छा, एक चीज है, सबसे कम बी भी हो सकता है और ई भी हो सकता है, डी हो नहीं सकता, सी हो नहीं सकता, ए हो नहीं सकता। अब सबसे कम अगर पूछता
तो नहीं पता, सबसे कम या तो बी हो सकता है या ई हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है ना। लेकिन यह पक्का है कि सबसे ज्यादा तो सी के हैं, क्योंकि सी डी से ज्यादा लाया और ए बी से ज्यादा लाया, लेकिन ए ने टॉप नहीं किया, तो बी से तो ज्यादा है ए के। इसका मतलब ए यहां हो सकता है और बी यहां हो सकता है और ई यहां हो, या ई यहां हो, ए यहां हो और बी यहां हो। दो सिचुएशन हो सकती है नीचे वालों की तो, लेकिन ये सिचुएशन फिक्स है। सबसे ज्यादा कौन लाया वो पक्का है, ये लाया सी, लेकिन सबसे कम कौन लाया अगर पूछते तो ज्ञात नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। तो सबसे ज्यादा कौन लाया, हु टॉप्ड द एग्जाम, तो सबसे अधिक आए हैं सी के, जो आपका आंसर एकदम सही है सबका। और सबसे कम पूछता अगर वो, तो बी या ई होता, यानी डेटा इनसफिशिएंट, आंकड़े अधूरे हैं, ज्ञात नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा का इसलिए पता चल गया क्योंकि सी के डी से ज्यादा है, ए के बी से ज्यादा है, लेकिन ये सबसे ज्यादा नहीं है। डी हो नहीं सकता क्योंकि डी से तो सी ज्यादा है, बी हो नहीं सकता बी से ए के ज्यादा है। अब एक चीज देखिएगा जरा, उसने एक चीज और बोली है, हु डिड नॉट ब्रिंग द लिस्ट। हाँ, अभी ई के बारे में उसे कुछ नहीं बोला, तो ई भी सबसे ज्यादा हो सकता है। तो एक लाइन और इसमें जोड़नी पड़ेगी, ई डिड नॉट टॉप। ई के बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं है, इसलिए एक लाइन और जोड़ दीजिए लास्ट की, ई के सबसे अधिक नहीं आए, ई के सबसे अधिक नहीं आए। और अब पूछेंगे सबसे अधिक किसके आए हैं, तो अब कंफर्म हो गया कि सी है। अगर ये लाइन में नहीं लिखता तो ई भी हो सकता था, कंफर्म नहीं होता। तो आशा करता हूं अब आपके समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आप लोगों ने जो सी जवाब दिया था उसमें आपने ध्यान नहीं दिया, ई भी हो सकता है, क्योंकि ई के लिए भी उसने कुछ नहीं कहा, है ना। तो सबसे कम बी हो सकता था, सबसे अधिक ई हो सकता था, पर अब नहीं होगा क्योंकि उसने कह दिया ई डिड नॉट टॉप। आशा करता हूं अब समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर अब कंप्लीट हो गया मेरी तरफ से। ये सिर्फ एक बचा था, सेकंड पार्ट बचा था जो मैंने अब आपको करवा दिया। ये लाइन जोड़ दीजिएगा, ई डिड नॉट टॉप द एग्जाम, और फिर उसके नीचे हु टॉप्ड द एग्जाम। ये लाइन साथ में जोड़ दीजिए। ई के भी सबसे अधिक नहीं आए, ये लाइन मैं लिखानी भूल गया, अब लिख लीजिए। तो अब दोस्तों आपकी प्रॉब्लम्स, आशा करता हूं आपने रैंकिंग टेस्ट के क्वेश्चंस कर लिए होंगे शीट के। आप लोगों की प्रॉब्लम्स मैं अब निकाल देता हूं। ये श्वेता ने आंसर्स क्यों पूछे, आंसर तो की में मैंने, अच्छा भेजे नहीं क्या आंसर, ओके। कोई बात नहीं प्रिया, कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी क्वेश्चन आपसे हो पाए हैं वो मैं करवा देता हूं आपको प्रॉब्लम्स। सात, 8 और 13 लिखवाया कीर्ति ने मुझे। 7, 8, 13। जितने आप लोग कर पाए उतने उसके पूछ लीजिए, जरूरी नहीं है कि सबके करने आपको, सारे नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं।
जितने आप कर पाए हैं उसके प्रॉब्लम्स आपको मेरे को भेजने चाहिए। आंसर की मैं अगली बार से साथ में भेज दूंगा, आंसर की मैं भेजना भूल गया था, पर वो भेज दिया, कीर्ति ने आंसर की भेज दी ग्रुप में। अब आप व्हाट्सएप पे टाइप मत करिए, यहां पे टाइप करके बता दीजिए। प्रिया का 5 और 14, 5 और 14, ओके। 5, 10, 14, 10 भी है, 5 तो लिख ही दिया, 19, 18, 18 और 19, 18, 19, 21, 23, बस शुरू करें। एक पांच, पांचवा क्वेश्चन है, 180 स्टूडेंट्स की क्लास में, टोटल पता चल गया 180, नंबर ऑफ गर्ल्स आर 2 टाइम्स द नंबर ऑफ बॉयज। ये गर्ल्स, ये बॉयज, ठीक। नंबर ऑफ गर्ल्स आर 2 टाइम्स द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब एक लड़के पर 2 लड़की है, लड़कियां लड़कों से दुगनी है, यानी अगर एक लड़का है तो लड़की 2 होंगी, तो 2:1 का रेशो हो गया है। तो रेशो इसी को बोलते हैं कि अगर एक लड़की हो तो 2 लड़का, एक लड़का हो तो 2 लड़की हो गई, 2 लड़के हैं तो 4 लड़की हो जाएगी, 4 लड़के हैं तो 8 लड़की हो जाएगी, यानी गर्ल्स आर डबल द नंबर ऑफ बॉयज, 2:1 का रेशो हो गया। और टोटल स्टूडेंट्स कितने, 180 हैं, तो जरा इसका टोटल करना, एक लड़का और 2 लड़की, टोटल कितने हो गए, 3 यूनिट्स हो गए। तो ये जो 3 यूनिट्स हैं ये किसके बराबर है, 180 के बराबर है, क्योंकि टोटल 180 और मैंने इसका टोटल किया तो 3 यूनिट आए, इसका मतलब हमारा टोटल 3 यूनिट्स है। तो 1 यूनिट बराबर 180 डिवाइड बाय 3 यानी 60, 1 यूनिट बराबर 60 आ गया, ठीक। रेशो की ये चीज आगे बहुत काम आने वाली है, ये चीज आज सीख लो। जब भी रेशो दे रखा हो और टोटल दे रखा हो तो आप दोनों के रेशो 2 या 3 या 4 जितने मर्जी रेशो, आप सारे रेशोस को जोड़ दो, है ना, और सारे रेशोस को जोड़ करके टोटल के बराबर कर दो। तो 3 यूनिट बराबर 180, तो 1 यूनिट बराबर 60 हो गया, और 1 यूनिट बराबर 60 है, मतलब बॉयज कितने हो गए, 60, 60 1 जा 60 और 62 जा 120, ठीक। गर्ल्स हो गई 120 और बॉयज हो गए 60। अब मोहन का ऊपर से 34th रैंक है, ये क्लास है, ये मोहन है, और ऊपर से 34 रैंक है इसका, ठीक। अच्छा ये बताओ, अगर मोहन का 34 रैंक है तो मोहन से इंटेलिजेंट कितने बच्चे हैं? मोहन का अगर रैंक 34 है तो मोहन से इंटेलिजेंट कुल कितने बच्चे हैं? 33 है कि नहीं? क्योंकि अगर मेरी क्लास में 4th रैंक है तो मेरे से 3 बच्चे आगे, वो मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है। अगर मेरा रैंक 5वां है तो मेरे से आगे 4 है, मेरा रैंक 34 है तो मेरे से आगे 33 बच्चे हैं जिनके नंबर मेरे से ज्यादा है। अच्छा, और फिर उसने कहा कि 18 गर्ल्स आर इंटेलिजेंट देन मोहन, मोहन से 18 लड़कियां इंटेलिजेंट हैं। इसका मतलब इन 33 बच्चों में, ये तो टोटल बच्चे हो गए, इनमें से गर्ल्स जो हैं, लड़कियां जो हैं वो 18 है, तो जो बाकी बचे वो कौन है? वो जो बाकी बचे वो बॉयज है। कितने बचे? 15 बचे। इसका मतलब 15 बॉयज हैं जो मोहन से होशियार है, ठीक। अच्छा, मोहन खुद भी तो एक बॉय है, लड़का है,
तो 16 बॉयज हो गए, 15 आगे मोहन से आगे हैं और एक खुद मोहन, 16 बॉयज हो गए। मेरे पास टोटल बॉयज कितने, 60 में से 16 तो आगे चले गए, बचे कितने बॉयज, 44। उसने पूछा मोहन इज इंटेलिजेंट देन हाउ मेनी बॉयज, मोहन कितने लड़कों से इंटेलिजेंट है, तो मोहन के पीछे 44 बॉयज खड़े हैं। ये आंसर आ गया। जैसे ही उसने ये कहा कि दो बातें हैं इसमें जो निकालने की थी, एक तो नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज पहले तो निकाल लिए रेशियो से, फिर दूसरा काम ये किया कि मोहन का नंबर 34 बोला तो मतलब 33 आगे खड़े हैं, बोलता है मोहन से आगे 18 गर्ल्स खड़ी हैं, इसका मतलब 15 बॉयज है, और 15 बॉयज हैं, एक खुद मोहन भी बॉय है, 16 बॉयज हो गए, बाकी सारे बॉयज पीछे हैं। वही वो पूछ रहा है पीछे कितने बॉयज हैं, 44 हैं। ये आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप क्लियर हो गया होगा। 7th क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है, राम जो है एक पंक्ति में नीचे से 8वां है, ये राम है नीचे से 8वां, और ऊपर से 14वां है, ऊपर से 14 है। इसका मतलब इसमें से टोटल निकल सकता है, इससे टोटल निकाल सकते हो आपके टोटल 22, 14 और 8 22, 22 में से 1 माइनस किया तो 21 लोग खड़े हैं। इसका मतलब इस लाइन में कहने लगा कि पहले और आखिरी स्टूडेंट के बीच में 15 लड़के खड़े हैं, फर्स्ट और लास्ट स्टूडेंट, ये फर्स्ट ये लास्ट, इन दोनों स्टूडेंट्स के बीच में देयर आर 15 बॉयज। अच्छा टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल भी निकल जाएगा, 14 प्लस 8 माइनस 1 यानी 21। अब 21 तो टोटल स्टूडेंट्स हैं और फर्स्ट और लास्ट के बीच में 15 बॉयज हैं, तो गर्ल्स कितनी हैं ये पूछ रहा है। देखो बच्चों, अगर वो ऐसे कहता, ध्यान से सुनना लैंग्वेज को, अगर वो ऐसे कहता कि फर्स्ट और लास्ट बॉय के बीच में, फर्स्ट और लास्ट स्टूडेंट जो बॉय है उनके बीच में 15 बॉयज हैं, तब तो समझ में आ जाता। अब फर्स्ट और लास्ट स्टूडेंट बोला और वो फर्स्ट और लास्ट स्टूडेंट बॉय है कि गर्ल है ये तो कंफर्म ही नहीं है। अगर वो बॉय होगा तो आंसर अलग आएगा, गर्ल होगी तो आंसर अलग आएगा। इसका मतलब आंसर नहीं निकाल सकते आप, डेटा इनसफिशिएंट है, आंकड़े अधूरे हैं। आंसर है डेटा इनसफिशिएंट या आंकड़े अधूरे। आप नहीं बता सकते कि फर्स्ट और लास्ट के बीच में कौन स्टूडेंट फर्स्ट और लास्ट में बॉय या कि गर्ल है, वो नहीं पता, इसलिए नहीं बता सकते। 8th क्वेश्चन, सुनीता एक लाइन में लेफ्ट से 28th है, ये सुनीता है लेफ्ट से 28 एंड विक्रम राइट से 33 है, ये विक्रम है राइट से 33। ठीक, इफ सुनीता शिफ्ट्स 5 प्लेसेस टुवर्ड्स राइट, सुनीता अगर 5 स्थान दाईं ओर खिसक जाए और विक्रम 7 स्थान बाईं ओर खिसक जाए, सुनीता 5 स्थान दाएं खिसके और विक्रम 5 स्थान बाएं खिसके, 7 स्थान है ना, तो उनके मध्य 20 छात्र हो जाते हैं, तो इनके बीच में 20 है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। रूपांशी ग्रुप में जाके देखो, आंसर कीर्ति ने भेज दिए, ग्रुप खोल के देखो, कीर्ति ने भेज दिए आंसर, पहले भेज रखे हैं, देखो आप ग्रुप में, और अगली बार से मैं भेज दूंगा साथ में। अभी तो कीर्ति ने भेज दिए इसके आंसर, आप चेक कर लो उस आंसर से, अगर वो आंसर से मैच नहीं करे तो मुझे बता देना। एक चीज समझिए जरा,
इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ यह है कि ना तो मिनिमम या लीस्ट वर्ड दे रखा है, इसलिए वो तो पता नहीं है क्रॉस कराना है नहीं कराना है, कुछ भी नहीं बोला। तो क्रॉस हो भी सकता है और क्रॉस नहीं भी हो, दोनों बातें हो सकती। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता ऐसे ही। डेटा इनसफिशिएंट या आंकड़े अधूरे हैं, अगर क्वेश्चन नहीं होता, ऑप्शन नहीं होता, तो मैं इसको जैसे मैं सॉल्व कर ऐसे सॉल्व करके आंसर जो नॉर्मल निकलता वो निकाल देता। होता क्या है दोस्तों कि नॉर्मल एग्जाम होता है ना, ये एसएससी का, बैंक का या सिंपल को एग्जाम होते हैं, उनमें तो क्या है कि इतनी गहराई में नहीं पूछते। नेट के एग्जाम में थोड़ी गहराई में भी पूछते हैं, तो वो चाहते हैं कि आपकी पूरी नॉलेज कितनी है। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो मैं इसको ऐसे ही सॉल्व करके और जो भी आंसर निकलता वो कर देते। लेकिन क्योंकि ये ऑप्शन है और ये बात भी साथ में शामिल है कि इसमें ऐसे जमा है कि ऐसे जमे खड़े हैं, सुनीता और विक्रम ऐसे खड़े हैं ऐसे खड़े हैं, वो नहीं पता चल रहा, इसलिए हम इसका आंसर देंगे आंकड़े अधूरे। अदरवाइज हम इसको सॉल्व कर देते अगर ये ऑप्शन में नहीं होता, और मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं। मैं क्या करूंगा, मैं सुनीता का नंबर निकालूंगा यहां से, 28 + 5 33, और विक्रम का यहां से निकालूंगा 33 + 7 40, है ना, और 20 ये खड़े हैं बीच में, तो सबको जोड़ देंगे। 33 ये रहे, 40 ये रहे और 20 बीच में, तो 93 हो गए टोटल, है ना। अब अगर ये क्रॉस करते हैं तो फिर ये कम हो जाएंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्रॉस में बैठे हैं कि बिना क्रॉस के बैठे हैं, वो तो हमें पता ही नहीं है क्योंकि कंफर्म लैंग्वेज नहीं है, इसलिए। और प्लस ये और दे दिया डेटा इनसफिशिएंट, इसलिए भी हमें पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 के बाद क्या लिखवाया था, 10। ये आपके सामने 10वां क्वेश्चन आ गया। एक पंक्ति में 50 से कम छात्र हैं। अब ये लाइन पहले ही दे दी कि लेस देन 50 स्टूडेंट्स हैं। इसका मतलब इस लाइन के पीछे आपको ये समझना है पढ़ते ही कि 50 से कम है मतलब 48 हो सकते हैं, 49 हो सकते हैं, 47 हो सकते हैं। अच्छा, बीच में एक बात मैं रोक करके आपसे पूछूंगा, बोलूंगा, खास बात बच्चों आपको सबको। ये बात मैं हमेशा हर बैच में बोलता हूं, लेकिन इस बात की सीरियसनेस कभी भी, बहुत कम बच्चे ही हैं जो अप्लाई करते हैं, ज्यादातर बच्चे इसको सुनते हैं और निकालते हैं। बच्चों, ज्यादातर बच्चों का ये एक एटीट्यूड होता है कि जब भी वो पढ़ाई चालू करते हैं तो उनके दिमाग में ये होता है कि अभी 4-5 महीने हैं हमारे पास, तो वो स्टार्ट ऐसे करते हैं जैसे ट्रेन जब पटरी से खिसक रही होती है ना, तो कैसे धीरे धीरे चलती है, नहीं जाऊंगी। तो तुम लोगों का भी वही हाल है, सबका है। और बातों ही बातों में देखते ही देखते वो 4 महीने कैसे निकलते हैं पता नहीं चलता है, और थोड़ी देर बाद आप ये कहते मिलते हो कि सर अब तो 1 महीना रह गया, क्या पढ़ूं और क्या छोड़ूं। तो आप आज से ही, अभी से ही, इसी पल से ऐसे पढ़ना शुरू कर दो जैसे कल एग्जाम है। नंबर 1। नंबर 2, अपनी प्रायोरिटीज फिक्स करो। हम सभी स्टूडेंट्स एक काम सबसे गलत करते हैं, हम बहुत सारी चीजें हाथ में लेके चलते हैं। नौकरी भी करनी है, नेट भी देना है, पटवारी भी देना है, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर भी देना है, घर के काम भी करने हैं और साथ में ट्यूशन भी पढ़ानी है। इतनी सारी चीजें जब हाथ में लेके चलते हैं तो हम
एक चीज नहीं कर पाते, और वो एक चीज अगर नेट जेआरएफ जैसी फोकस्ड चीज हो तो वो आप नहीं कर पाते हो। इसलिए हर बार 6 महीने 6 महीना 6 महीना हर बार यही कहते मिलते हो कि सर इस बार तो नेट से एक नंबर से रह गई, नेट हो गया जेआरएफ से रह गई या रह गया। एक 6 महीने अपने जीवन के अपने आप को दे दो स्ट्रिक्टली, और उन 6 महीनों में कुछ मत करो। अगर नौकरी बहुत जरूरी है करनी तो पहले 1-2 साल नौकरी करके पैसा जोड़ लो कि 6 महीने नौकरी नहीं करूंगा या करूंगी, और उस 6 महीने में सिर्फ पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। इतने पैसे इकट्ठे कर लो, सेविंग कर लो कि 6 महीने का बीच में ब्रेक कभी भी ले सको। कोरोना ने तो 1 साल का ब्रेक दिलवा दिया, हमारे बस की बात तो नहीं थी कि हम कोई चीज को छोड़ सके। कोरोना ने हमें सिखा दिया कि जब जो चाहो वो कर सकते हो। तो वो 6 महीना कुछ नहीं करना है, कोई नौकरी नहीं, कोई ट्यूशन नहीं, कोई फालतू के काम नहीं, कोई और एग्जाम की तैयारी नहीं, सिंसियरली अपने सब्जेक्ट की तैयारी और फर्स्ट पेपर की तैयारी, और 6 महीने सिर्फ पढ़ना है नेट जेआरएफ और कुछ नहीं। मैं आपको दिखा दूंगा ऐसी कोई ताकत नहीं है जो जेआरएफ होने से रोक दे। और उस 6 महीने बाद जेआरएफ हो गए, उसके बाद पूरी दुनिया आपके लिए खुली है, जो मर्जी करो, फिर नौकरी भी करो, ट्यूशन भी करो। नेट जेआरएफ की नौकरी नहीं करनी मत करो, लेकिन एक डिग्री जेब में है, आई एम जेआरएफ ऑफ दिस सब्जेक्ट। अब जब जीवन में जब इच्छा आए 3 साल के अंदर, 3 साल की मियाद होती है इसकी जेआरएफ की, और नेट की जीवन भर होती है, तो जीवन भर जब इच्छा करी लाइफ में किसी भी पल असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी करनी है, कॉलेज में पहुंच गया कि मैंने 3 साल पहले, 4 साल पहले, 10 साल पहले नेट क्लियर किया था, जेआरएफ क्लियर किया था, लो साहब नौकरी चाहिए, अब मैं फ्री होके आ गई या आ गया। दूसरी बात, आप नेट क्लियर कर लिया तो पूरे लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है, जेआरएफ 3 साल के लिए वैलिड होता है। 3 साल बाद आपको वापस से जेआरएफ देना पड़ता है अगर उन 3 सालों में आपने जेआरएफ की स्कॉलरशिप नहीं उठाई तो, पर ऐसा होता बहुत कम है, रेयर है। 3 सालों में तो जेआरएफ कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप मिल ही जाती है किसी न किसी यूनिवर्सिटी में, पूरा देश पड़ा है, कहीं भी ले लो। तो ये थोड़ा सा आप अपनी प्रायोरिटीज को फिक्स करना ही पड़ेगा। बिना प्रायोरिटीज को फिक्स किए जेआरएफ जैसे एग्जाम को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और फिर समय आप दूसरे को दे रहे हो तो कहां से होगा। ये थोड़ा सा करना ही पड़ेगा बच्चों, कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा। और हां, 2 बात बोलनी थी, एक तो ये बोल दी, और दूसरी सबसे जरूरी बात, पढ़ाई कैसे करनी है आज वो भी सिखा दूं आपको इस बैच के बच्चों को। देखिए, आप आज से ही एक काम करिए कि अभी आपके पास है समय, तो आप अभी इस तरह से पढ़ सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को पढ़ना, किसी को छोड़ना नहीं, अभी कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी रैंडम स्टडी मत कीजिए। ये नहीं कि बुक उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया, इकोनॉमिक्स है तो लाओ इकोनॉमिक्स की बुक उठाते हैं और पढ़ना शुरू कर दिया, ना, नो, बिल्कुल नहीं। आपने 10 यूनिट है, आपने फर्स्ट यूनिट उठाया, पहले तो 10 यूनिट्स को बांटो। आपके पास 4 महीने हैं, 10 यूनिट्स हैं, 1 महीने में 2.5 यूनिट होने ही चाहिए, ये एक प्लान हो गया। फिर 4 महीने का मतलब 120 दिन हो गए, 12 दिन का 1 यूनिट हो गया, 1 यूनिट को 12 दिन में खत्म करना है, ये फिक्स कर लिया। अब 4 महीने इसलिए गिन रहा हूं क्योंकि लास्ट का 1 महीना छोड़ना है टेस्ट के लिए। अब 12 दिन 1 यूनिट, अब उस यूनिट की पढ़ाई चालू नहीं करनी, आपको पिछले 15 सालों के पेपर उठाओ। आप मेरी बात ध्यान से सुनते जाना, आज मैं आपको बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं। ये इस पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी। आप सुनना चाहते हैं तो बता दीजिएगा, अगर नहीं सुनना चाहते तो भी बता दीजिएगा, हम लोग ये कर लेंगे। इफ you people are interested in this, then I'll tell। तो क्या होता है कि एक बार स्ट्रेटेजी सही बन जाती है ना, जैसे एक बार मुझे नाम याद नहीं आ रहा, एक बहुत विद्वान व्यक्ति था, उसको किसी ने कहा कि मैं आपको एक कुल्हाड़ी दूंगा एक पेड़ काटने के लिए और 4 दिन दूंगा उस पेड़ को काटने के लिए, तो आप कैसे शुरू करेंगे, कब से शुरू करेंगे, क्या करेंगे, कैसे काटेंगे। तो उसने कहा कि मैं, शायद विवेकानंद जी थे, उनसे कहा था, पता नहीं किससे पूछा था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, बड़ी काम की चीज। तो उन्होंने कहा कि मैं 3 दिन तक पहले कुल्हाड़ी के धार लगाऊंगा, पेड़ नहीं काटूंगा, 3 दिन तक कुल्हाड़ी के धार लगाता रहूंगा और चौथे दिन पेड़ काट दूंगा। ये गलती हम सबसे ज्यादा करते हैं कि हम धार लगाते ही नहीं है, पहले दिन से ही पेड़ काटना चालू कर देते हैं। हम खुद तैयार नहीं होते हैं और हम चल पड़ते हैं, स्ट्रेटेजी नहीं बनाते, प्लानिंग नहीं करते।
इसीलिए हम उस चीज को अच्छे से स्ट्राइक नहीं कर पाते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपनी कुल्हाड़ी के धार अच्छी तरह लगा लो, चाहे उसमें 3 दिन लग जाए। ये मत सोचना अब तो एक ही दिन रह गया, वो एक ही दिन में कट जाएगा। आप जो मैं स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है, जैसे आपने देख लिया 12 दिन है एक यूनिट के, आपने उस यूनिट के पिछले 15 सालों के पेपर्स निकाले और उन 15 सालों के पेपर्स में से, ये काम आप कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे कर सकते हैं, मोबाइल पे कर सकते हैं, कॉपी में कर सकते हैं। थोड़ा सा समय लगेगा। आप ये मत सोचना सर इसमें तो मेरे 12 में से 3 दिन तो खराब ही हो जाएंगे। हो जाने दो, खराब नहीं हो, धार लग रही है। आप उस यूनिट के पिछले 15-20 सालों के पेपर्स के उस यूनिट के जो 5 क्वेश्चन आए हैं, है ना, 150 क्वेश्चन आते हैं और 10 यूनिट बटाते, एक यूनिट के 10 क्वेश्चन हुए। तो उस यूनिट में से जो 10 क्वेश्चन आएंगे वो छांट लिया आपने। हर साल के पेपर में से उस यूनिट के, फर्स्ट यूनिट के 10 क्वेश्चन निकाल के एक तरफ कर दिए। अब उनको ध्यान से अध्ययन किया, एक ब्लूप्रिंट बनेगा पूरा। अब ध्यान से उनको अध्ययन किया, स्टडी किया, तो आप ये पाओगे उन 10 में से 3 या 4 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हर बार आ रहे हैं। मैं टॉपिक की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा। पर्टिकुलर कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनमें से हर बार क्वेश्चन पक्के आ रहे हैं। ऐसे जरूर 10 में से 3, 4, 5, 6 तक मिल जाएंगे आपको। जो फिक्स्ड टॉपिक्स हैं इनमें से तो क्वेश्चन आना ही आना है। जैसे रीजनिंग के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि कोडिंग डिकोडिंग में से एक क्वेश्चन पक्का आना है, सीरीज में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हमेशा मैं ऐसा कहता हूं आपको। और ब्लड रिलेशन पे आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, कभी आता है कभी नहीं आता। तो वो आपको ब्लूप्रिंट बनाना, परसेंटेज निकालनी है कि उस पहली यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। टॉपिक के नाम लिखेंगे आप, ब्रॉड टॉपिक के नाम लिख देंगे, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे क्वेश्चन हर बार पक्का है, आ ही रहे हैं, तो एक तो उन टॉपिक के नाम आप लिख देंगे। कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं, वो टॉपिक्स हैं जिन पे 80% से ज्यादा बार ऐसा हो रहा है, 70-80% बार आ रहे हैं, 10 में से 7 बार आ रहे हैं, 8 बार आ रहे हैं, उनको फिर सेकंड नंबर पे लिखेंगे, फिर थर्ड नंबर, फिर फोर्थ नंबर, इस तरह से आप लिखेंगे। और लास्ट में वो टॉपिक लिखेंगे जिन पे क्वेश्चंस रेयर आते हैं, जैसे 15 साल में 1 बार ही आया, 2 बार ही आया, 3 बार ही आया, तो वो लास्ट में आपका टॉपिक। इस तरह से उनकी वरीयता क्रम, उनकी प्रायोरिटी लिस्ट आप बनाएंगे। उसके बाद अब आप उस टॉपिक्स को उठाएंगे, पहले टॉपिक को, और उसको पढ़ना शुरू करेंगे। एमए के लायक जो बच्चा होता है उसकी बेस तो क्लियर होती है। अगर आप इकोनॉमिक्स से, एग्जांपल दे रहा हूं, इकोनॉमिक्स से हैं जैसे मान लीजिए, तो आपको सिंपल चीजें, डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होती है, ये सब फालतू की चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं। आपको टू द पॉइंट पढ़ना है, इतना टाइम ही नहीं होता। और इस लेवल पे आकर के आप बिल्कुल बेसिक्स और ये सब का टाइम नहीं है। आप उस टॉपिक को उठाया और उस टॉपिक पे आपने एमए लेवल का पूरा 2-3 किताबों से, अच्छी किताबें पूछ लो टीचर से अपने, और अच्छी जो बेस्ट किताबें हैं उनसे उस टॉपिक को ढंग से पढ़ लो, 2 या 3 किताबों से, एक से नहीं, 2 या 3 किताबों से उसको फास्ट एक बार रीडिंग लगा ली, स्टडी कर लिया, और उस स्टडी में, उस रीडिंग में जो टॉपिक पढ़ा उसमें एक एक लाइन के छोटे छोटे अपने नोट्स बना लिए अपनी कॉपी में। नोट मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट्स बना लिए, ठीक है। उसके बाद 12 दिन में से आप कोशिश करिएगा कि 10 दिन या 11 दिन में उस टॉपिक को खत्म कर लीजिए। उसके बाद 11वें दिन या 12वें दिन, लास्ट के 1-2 दिनों में पिछले 20 सालों में जो उस टॉपिक पे क्वेश्चंस आए हैं, वो सारे क्वेश्चंस जो आपने एक जगह इकट्ठे कर लिए, अब उनको करेंगे आप लास्ट में, जब वो पूरा यूनिट आप कंप्लीट कर लेंगे। 12 दिन बाद यूनिट कंप्लीट हो गया या 10 दिन में कंप्लीट हो गया, आपने वो 20 साल के पेपर्स के क्वेश्चन इकट्ठे कर रखे उस यूनिट के। चाहे आप हाईलाइटर से प्रिंट आउट निकाल के हाईलाइट कर दीजिए, एक येलो से हाईलाइट कर लीजिए, फिर सेकंड यूनिट को पिंक से हाईलाइट कर लीजिए, जैसे भी आपको इजी लगे, या लिख लीजिए साइड में। और उनको आपने उस दिन पूरा दिन पढ़ाई नहीं करनी, पूरा दिन वही क्वेश्चंस करने। कितने क्वेश्चंस होंगे? 20 साल के उठाएंगे तो 200 क्वेश्चन, क्योंकि एक साल में 10 क्वेश्चन, 20 साल के 200 क्वेश्चन एक यूनिट के। आप वो 200 क्वेश्चन ऐसे करने हैं कि वो 200 क्वेश्चन दोबारा अगर आपकी नजर के सामने भी आ गए तो आप भीड़ में भी उनको पहचान लेना, ये वही क्वेश्चन था जो 20 साल के पेपर्स में आया था, और मैं जानती हूं उसका आंसर ये वाला है, सी वाला। दूसरी बात, उन 20 के 20, 200 के 200 क्वेश्चंस के चारों ऑप्शंस आपको पता होने चाहिए। मैं आपको पढ़ने का वो अंदर का तरीका बता रहा हूं जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता। नेट जेआरएफ में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो अंदर की बात बता रहा हूं। आपको ये पता है कि इसका आंसर ए है, और आपको ये नहीं पता ये बी क्या चीज है या सी क्या चीज है, तो उसको छोड़ना मत क्वेश्चन को। आप ये मालूम करके रहना कि ये बी क्या चीज है, सी क्या चीज है, डी क्या चीज है, इसके बारे में आप जानते हो या नहीं जानते हो। याद रखिएगा, नेट जेआरएफ का एग्जामिनर BCD में से भी दोबारा क्वेश्चन जरूर बनाता है।
ये आपको पता होने चाहिए BCD क्या है। अगर ये आंसर है तो बाकी 3 ऑप्शंस क्या हैं, नहीं पता बुक्स खोलो, टीचर को बोलो, गूगल बाबा से पूछो, जो मर्जी करना है करो, टीचर से डिस्कस कर लो, अपने गूगल बाबा से डिस्कस कर लो या बुक्स में देख लो, लेकिन ये पता होना चाहिए आपको, चारों ऑप्शंस पता होने चाहिए। ये है तरीका सही पढ़ने का। अगर इस स्ट्रेटेजी से आप पढ़े तो मैं यकीन से कह रहा हूं JRF से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन 6 महीने की 5 महीने की सिंसियरिटी एक जगह देनी होगी, वन फोकस माइंड रखना पड़ेगा। 2-4 चीजें एक साथ हाथ में लेके चलोगे तो वही करते रहोगे और आगे नहीं बढ़ पाओगे। चलिए अब मैंने जैसा कि बताया आपको, लेस देन 50 स्टूडेंट्स, 50 से कम है तो इसका मतलब 48-49 हो सकते हैं, 47-48-49 कुछ भी हो सकते हैं। राम एक सिरे से 26वां और श्याम दूसरे सिरे से 22वां है। देख लो 26 और 22 का जोड़ 48 हो गया, 48 हो गया। इसका मतलब दोनों, अच्छा एक और चीज देखिए, इन दोनों के मध्य 19 छात्र भी बैठे हैं, तो ये तो 48 और 19 67 हो गए। इसका मतलब ये क्रॉस होंगे, पक्की बात है, क्योंकि ऐसे तो बैठ नहीं सकते, क्योंकि 50 से तो कम है। इसका मतलब ये लाइन ने बता दिया कि क्रॉस होंगे। राम एक सिरे से 26वां है तो ये राम बैठेगा एक सिरे से 26वां, और श्याम दूसरे सिरे से 22वां है तो ये श्याम बैठेगा दूसरे सिरे से 22वां। भीमाराम आप आज लेट कैसे हो गए? आज की क्लास तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। मेरी बातों को अब लागू करोगे तो इसका फायदा आपको मिलेगा। होता है ना कि हम लोग हमारे से जो सीनियर्स होते हैं उनके एक्सपीरियंस से सीख लेते हैं। दूसरा आदमी ने उस रास्ते पे चल पड़ा है, चल चुका है, तो उसने बोला भैया इस रास्ते पे ये चीजें करोगे तो हो जाएगा, तो वो आप लागू करो तो फायदा मिलेगा। मिला है जिसने लागू किया इन बातों को, मेरी मैं पिछले 18-20 साल से देख रहा हूं, जिसने भी लागू किया उसको फायदा मिला है। अब क्रॉस हो गया राम और श्याम, और इनके बीच में कितने 19 इनके बीच में भी है, ये लो। तो अब मैंने डायग्राम बना दिया, बहुत अच्छे। अब ये डायग्राम मैंने बना दिया और अब आप कसम खा लो आज से ही पूरा दिन पढ़ने के सिवा कुछ नहीं करना है, और इतना पढ़ो कि रोज मेरी जान खा जाओ प्रॉब्लम्स पूछ पूछ के कि सर ये टॉपिक कल कर रही थी इसमें ये प्रॉब्लम आई। इतना पढ़ो कि रोज प्रॉब्लम्स पूछो, इकट्ठी करके लाओ प्रॉब्लम पूछते नहीं हो आप लोग। ये डायग्राम बन गया डेटा से। अब पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं बस ये निकालना, हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स आर देयर इन द लाइन। ठीक है, तो एक तरीका तो है फॉर्मूला, एक तरीका दोनों को जोड़ दो, 26 और 22 48, 48 में से 19 माइनस कर दो 29, और -2 तो करते ही अपन 27, आंसर आ गया। लो डायरेक्ट हो गया, ऑपोजिट ऑर्डर्स को जोड़ा, बीच के को माइनस किया और -2 लास्ट में करते ही है। क्रॉस ऑर्डर का फॉर्मूला, जहां क्रॉस ऑर्डर हो गया ये फॉर्मूला लगा दो। अच्छा अब आप कहते हो सर बिना फॉर्मूले करके दिखाओ, तो एक तरीका है, एक कोई भी एक सीट या एक आदमी का दोनों तरफ का ऑर्डर चाहिए, तो ऐसा करते हैं, श्याम का राइट ऑर्डर तो 22 दे ही रखा है, श्याम का लेफ्ट ऑर्डर पता चल जाए तो काम बन जाए, है ना। हाँ अब 3 दिन की छुट्टी आ गई भीमाराम, फ्राइडे सैटरडे संडे एक साथ 3 छुट्टी आ गई। तो 26 में 19 बच्चे तो ये पीछे बैठे हैं और 19 के पीछे ये 20वें नंबर पे श्याम बैठा है, तो 26 में से 20 सीट पीछे कर दो, 26 - 20 6 हो गया, है ना। अब श्याम का लेफ्ट और राइट पता चल गया, बस तो लेफ्ट प्लस राइट -1 आंसर आ गया। अब चाहे आप फॉर्मूले से करो चाहे एक सीट वाले से करो, दोनों से आंसर आ जाएगा। आज तो वो क्या 2-3 जोशीली बातें बता दी, गला दर्द कर लग गया मेरा, बस आज इतने पढ़ेंगे बाकी कल पढ़ेंगे। अरे बाप रे 7 दिन की छुट्टियां भीमाराम, बहुत बढ़िया, यूटिलाइज कर लो बेटा। 7 दिन की छुट्टी है तो भीमाराम इसको यूटिलाइज कर लो। इन 7 दिनों में जितने घंटे स्कूल में देते थे ना उतने घंटे घर में पढ़ो, वो एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी है आपकी 7 दिन की। 7 दिन में 1 यूनिट 2 यूनिट खत्म करके दिखाओ आपके सब्जेक्ट की। जनरल पेपर तो जो चल रहा है जैसे चलने दो, चाहे तो जनरल पेपर को भी अलग से थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ो एक्स्ट्रा, और सब्जेक्ट की 1 या 2 यूनिट खत्म कर दो इन 7 दिनों में, 1 यूनिट तो खत्म कर ही दो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों,
बाकी कल पढ़ते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स कल करते हैं। हमने 10 तक कर दिए है ना, तो बहुत सारे बच्चों ने 10 या 15 तक ही कर पाए थे। तो ऐसा करो कि आज आप इस रैंकिंग के आंसर की भी आ गई आपके पास, तो आज इसके कर लो सारे क्वेश्चंस 40 के 40, और कल आप इसकी प्रॉब्लम्स इकट्ठी करके मेरे को व्हाट्सएप पहले ही कर देना। 10 के बाद 10 से 40 तक की जो प्रॉब्लम्स बच जाए, अब इतना सुनने के बाद हो सकता है जो आज प्रॉब्लम पूछी उनमें से भी कोई कोशिश करने से हो जाएगी, तो अब जो छन के बच जाएगी वो कल पूछ लेना। नमस्कार, धन्यवाद।